हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर। किसका चैप्टर है ये? 11th फिजिक्स का है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पास्कल लॉ फॉर ट्रांसमिशन के बारे में देखा था और हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में भी देखा था कि कैसे वो वर्क करती है और कैसे वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है। अब इस वीडियो में हम अपने आगे बढ़ेंगे, पार्ट 7 शुरू करेंगे। प्रीवियसली हमने 6 पार्ट पढ़ लिया है किसमें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, जिसमें हमने पूरा बेसिक्स के बारे में पढ़ा, प्रेशर क्या होता है, कैसे प्रेशर डेप्थ के साथ वेरी करता है, ये सब चीजों के बारे में देखा। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमने एक एप्लीकेशन देख लिया था पास्कल लॉ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड्स का, हाइड्रोलिक लिफ्ट का। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिक ब्रेक से शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर इसी वीडियो में हम क्या करेंगे, बोयेंसी के बारे में देखेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे और उसके बाद फिर सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, ये सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। क्या था हमारा फर्स्ट? हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में हमने वो चीज पढ़ ली थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक्स को शुरू करेंगे कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स कैसे वर्क करता है और ये क्या होता है। एक प्रकार का प्रिंसिपल पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड रहता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स की यदि हम वर्किंग के बारे में बात करें तो वो भी क्या रहती है, बेस्ड रहती है किस पे, पास्कल लॉ पे। इसमें भी सेम कैसा रहेगा, जब आप ब्रेक का ऐसे पैडल दबाते हैं तो वो क्या करेगा, फ्लूइड को फोर्स करेगा और वो फ्लूइड कहां जाएगा, ड्रम में जाएगा। जो शूज रहेंगे वो क्या करेंगे, ऐसे सट जाएंगे किसके, हमारे ड्रम के साथ, और क्या होगा, हमारा ब्रेक उससे काम करना चालू कर देगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि कैसे हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क करते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब टी। एक ट्यूब टी रहती है इसमें, कंटेनिंग ब्रेक ऑयल, जिसमें क्या रहता है, ब्रेक ऑयल रहता है। सिंपली यदि आप जैसे अपनी गाड़ियों में देखते होंगे तो आप गाड़ी में जहां पे आपका हैंडल रहता है, यहां पे एक ठोक डिब्बी लगे रहती है, आप देखे होंगे, या एक बॉक्स लगे रहता है। जिनकी गाड़ी में डिस्क ब्रेक होता है आप उनमें भी देख सकते हैं। डिस्क ब्रेक का फंक्शन थोड़ा सा अलग रहता है बट प्रिंसिपल इसी पे बेस्ड रहता है। वो भी क्या करता है, ऑयल का प्रेशर से क्या करता है, पुश करता है। तो आप जो यहाँ पे एक डिब्बी देखते होंगे अपने गाड़ी के हाथ में, और जब आप बड़ी स्पोर्ट्स बाइक देखेंगे तो उसमें दोनों तरफ लगे रहती है, पीछे डिस्क ब्रेक के लिए भी, आगे के लिए भी। तो वो डिग्गी के वो जो बॉक्स रहता है वो क्या करता है, ऑयल फ्लो कराता है ब्रेक्स में, और उसी ऑयल की मदद से क्या होता है, पास्कल लॉ की मदद से हमारा क्या होता है, ब्रेकिंग एक्शन हमें मिलता है। ठीक है, तो एक ट्यूब रहती है, अभी हम डायग्राम भी देखेंगे, containing brake oil. One end of the tube is connected to the wheel cylinder. एक एंड ट्यूब का कहां कनेक्टर रहता है, व्हील सिलेंडर में। ये जो पहला वाला पॉइंट है, ये सब क्या है, कंस्ट्रक्शन है उसके। ठीक है, हैविंग टू पिस्टन्स P1 एंड P2। डायग्राम में देखते हैं तो सबसे पहले क्या बोला, एक ट्यूब रहती है टी, जिसको हम नाम देते हैं, वो क्या करती है, ब्रेक ऑयल कंटेन करती है। तो अभी ये जो दो पॉइंट्स है इसमें हम क्या देख रहे हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि वो कैसे बने रहता है। तो फर्स्ट में क्या बोला, एक ट्यूब रहती है टी, ये देखिए, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक ट्यूब रहती है टी, जिसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं। इसके अंदर क्या रहेगा, पूरा ब्रेक ऑयल रहेगा। ठीक है, ये जो पिस्टन है ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा, ये हमारा ब्रेक का पैडल। ठीक है, अब ये क्या रहता है, इसमें क्या होता है कि जैसे हम ऐसे पुश करेंगे ना तो वो क्या करेगा, इसको पिस्टन को आगे फॉरवर्ड ढकेलेगा, ये फ्लूइड यहां पे अंदर आएगा, ये फ्लूइड अंदर आके ये दोनों पिस्टन को क्या होगा, बाहर की तरफ ढकेलेगा। ये जो अंदर ग्रीन वाला पोर्शन है ना, ये क्या है, शू है। ये क्या होगा, जैसे ही पिस्टन यहां पे आगे मतलब फ्लूइड ढकेलने लग जाएगा ना, तो ये दोनों क्या होंगे, ऐसे एक्सपांड होंगे। और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है, आउटर रिम है। इसमें क्या होगा, ये जाके ऐसे सट जाएगा, सिंपल। तो उससे क्या होगा, ये आउटर रिम रुकेगी, रिम रुकने के कारण जो चक्के से कनेक्टेड है, चक्का रुक जाएगा। तो ऐसे वर्क करता है। एक पिस्टन P हो गया, P1 P2 लीवर सिस्टम रहता है, और ये क्या है, ब्रेक पैडल है हमारा। ठीक है, दिस इज व्हाट ब्रेक पैडल। जो हमारा गाड़ियों के ब्रेक में ऐसे पैडल लगाते हैं, ये वो चीज है। ठीक है, तो इसी का हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। तो पहले बोला ट्यूब टी, पिस्टन P, ये वाला क्या है, ओरिजिनल पिस्टन। ये क्या है, एक प्रकार का कार का लीवर सिस्टम दिखा रहा है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसे पैर से पुश करके ब्रेकिंग करते हैं। बाइक्स में क्या होगा, वो हाथ के लीवर में रहता है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा डायग्राम। देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज रहती है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ट्यूब कंटेनिंग ब्रेक ऑयल। जो टी ट्यूब हमने देखी वो क्या होगा, ब्रेक ऑयल कंटेन करेगी। वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द व्हील सिलेंडर। व्हील सिलेंडर क्या होगा, जो चक्कों के बीच में होगा, ड्रम में होगा वो। हैविंग टू पिस्टन्स P1
और P2 जो मैंने डायग्राम में दिखाया, जो यहां के दोनों हिस्से में पिस्टन होंगे, जो क्या करेंगे, ऐसे एक्सपांड करेंगे। द पिस्टन P1 एंड P2 आर कनेक्टेड टू दी ब्रेक शू S1 एंड S2। तो जो पिस्टन P1 P2 होंगे वो क्या होंगे, ब्रेक शू से कनेक्टेड रहेंगे, S1 और S2 से। डायग्राम में देखते हैं तो ये हमारा पिस्टन P1 ठीक है, किससे कनेक्टेड है, S1 ब्रेक शू से। पिस्टन P2 किससे कनेक्टेड है, ब्रेक शू S2 से। ये क्या है, ये जो ग्रीन वाला जो हैच पोर्शन है, ये क्या है, हमारे ब्रेक शू है। ये क्या होते हैं, रबर के रहते हैं। आप साइकिल में देखते होंगे ऐसे दो पोर्शन होते होंगे जो चक्के के साथ चिपक जाते होंगे और वो चक्के को क्या करते होंगे, रिटार्ड करते होंगे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक शू बोलते हैं। रबर के बने रहते हैं ये क्या करते हैं, चक्के की रोटेशनल एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके उसको हीट एनर्जी में लॉस कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, चक्के की काइनेटिक एनर्जी रुक जाती है और चक्का क्या हो जाता है, रुक जाता है। व्हील्स की यदि हम बात करें, ठीक है। तो P1 P2 पिस्टन कहां रहेंगे, हमारे शू S1 S2 से कनेक्टेड रहेंगे रिस्पेक्टिवली। एंड अदर एंड ऑफ द ट्यूब ठीक है, P1 P2 कनेक्टेड रहेंगे ऑफ द ब्रेक रिस्पेक्टिवली। शू S1 S1 एंड अदर एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर मतलब एक ट्यूब तो दो पिस्टन से कनेक्ट हो गया नीचे जाके, और एक एंड क्या होगा, जो मास्टर सिलेंडर है उससे कनेक्टेड रहेगा, जो P, जिसको हम P से डिनोट किए, फिटेड विद पिस्टन P, ये हमारे मास्टर सिलेंडर का, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ये अभी क्या बता रहा है, पूरा उसका कंस्ट्रक्शन बता रहा है कि क्या कैसे वो कंस्ट्रक्ट होता है। सेकेंड पॉइंट, द पिस्टन P इज कनेक्टेड टू दी ब्रेक पैडल, जो हमने ब्रेक पैडल देखा उससे कनेक्टेड रहता है थ्रू दी लीवर सिस्टम। लीवर सिस्टम मतलब क्या होता है, जिस सिस्टम से हम पुश करते हैं उसको। द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ दी व्हील सिलेंडर इज ग्रेटर देन दी मास्टर सिलेंडर। अब क्या बोल रहे हैं, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है किसका, व्हील सिलेंडर का, वो क्या होता है, बड़ा होता है किससे, मास्टर सिलेंडर से। कैसे, डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये वाला जो एरिया रहेगा पिस्टन सिलेंडर का, ठीक है, ये जो एरिया रहेगा ये क्या रहेगा, इससे बड़ा रहेगा। कैसे बड़ा रहेगा, क्योंकि पास्कल लॉ में हम देखते हैं कि जब हम पास्कल लॉ प्रीवियस टॉपिक में पढ़े हैं, तो हम छोटे सिलेंडर में फोर्स लगाते हैं, वो क्या फोर्स होती है, मल्टीप्लाई होकर हमें क्या मिलती है, बड़े सिलेंडर में जाके बड़े बड़े हैवी लोड्स वो लिफ्ट करने के काम आती है। तो ये वाला जो मास्टर सिलेंडर रहता है ना, ये स्मॉल रहता है। इसके कंपेयर में यदि हम बात करें, क्योंकि यहां पे हम थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो यहां हमें क्या मिल जाएगी, दोनों के एरिया के कारण फोर्स मल्टीप्लाई होकर मिल जाएगी। जैसे हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में देखा है कि जो बिग फोर्स है, मतलब जो बड़े सिलेंडर की फोर्स होती है, वो क्या होती है, A/A इंटू F, स्मॉलर फोर्स। तो ये जो स्मॉलर फोर्स में जितनी लगाऊंगा एरिया के रेशियो के कारण, जो बिग सिलेंडर है वहां पे मेरे को क्या मिल जाएगी, ज्यादा फोर्स मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था इसका क्या, डायग्राम का कंस्ट्रक्शन। अब यदि डायग्राम के बारे में और बात करें तो क्या होता है कि जब हम यहां से फोर्स लगा दिए, ठीक है, जैसे ही हम इसमें फोर्स लगा दिए, ये क्या है हमारा ब्रेक पैडल। जब हम इसमें ऐसे फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, यहां का जो फ्लूइड है वो क्या होगा, फ्लो होके पुश होके इधर फ्लो करने लग जाएगा। जैसे ही यहां पे फ्लूइड आएगा, ये क्या करेगा, ये दोनों पिस्टन को बाहर की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा। तो ये क्या होंगे, ये जो इसका हिंज्ड पॉइंट है, यहां से क्या होंगे, ये दोनों ऐसे एक्सपांड होंगे। जैसे ही एक्सपांड होंगे ना, ये जाके इससे सीधा सट जाएगा। ये क्या है, व्हील का ड्रम, और इसी में क्या होगी, व्हील कनेक्टेड होगी, यहां हम बोल सकते हैं चक्का कनेक्टेड होगा। जैसे ही इधर पे ये फ्लूइड आया, पिस्टन को ढकेला, ये दोनों क्या होगा, इन जाएंगे, सट जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, पूरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे यहां, और इससे क्या होगी, व्हील रिटार्ड होने लग जाएगी, व्हील रुकने लग जाएगी, और उससे क्या हो जाएगा, हमारा चक्का या व्हील जिसको हम बोलते हैं वो स्लो हो जाएगा। ये क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक की वर्किंग। अब उसके बाद जब उसको वापस, जैसे हम ब्रेक पेडल को छोड़ दिए, मतलब हम फोर्स लगा रहे थे, अब हम फोर्स हटा दिए, तो वापस सिस्टम को रिस्टोर होना है अपनी इनिशियल कंडीशन में। उस काम में क्या आएगा, स्प्रिंग काम आएगी। स्प्रिंग क्या करेगी, जैसे ही हम इसको ब्रेक पेडल मतलब पिस्टन में फ्लो करा के ऐसे खींचेंगे तो ये शू ऐसे खुल जाएगा। उसके बाद स्प्रिंग क्या करेगी, जैसे ही हमने लीवर से पेडल से फोर्स हटा दी, तो स्प्रिंग इसको वापस इसे रिस्टोर कर देगी। ये स्प्रिंग में टेंशन आएगा, टेंशन आएगा तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, स्प्रिंग उसको क्या करेगी, वापस रिस्टोर कर देगी। तो जब ये वापस रिस्टोर होगा, उस केस में क्या होगा, जो फ्लूइड यहां भरा हुआ है ना, वो उल्टा फ्लो करने लग जाएगा वापस। तो वापस फ्लो होके कहां आ जाएगा, वो यहां पे आ जाएगा। फिर अगली बार ब्रेक लगाएंगे तो फिर अगली बार ऐसे फ्लो होगा। तो स्प्रिंग का काम क्या है, यहां पे रिस्टोर करना। ऑब्वियस सी बात है, यदि मैं एक बार फोर्स लगा दिया तो मेरे को वापस, जब मैं ब्रेक पेडल से पैर हटा दूंगा, तो मैं चाहूंगा ना कि ब्रेक वापस रिस्टोर हो जाए, मतलब ब्रेकिंग लगना बंद हो जाए। तो इसलिए यहां पे क्या होती है, स्प्रिंग क्या करती है, एक प्रकार से रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करती है यहां पे, ठीक है। आगे की बात करें तो आगे क्या होता है, अब हम ये नहीं चाहते कि एक चक्के में ब्रेक लगे और दूसरे चक्के में ब्रेक ना लगे। ऐसे में क्या हो जाएगा, स्किड हो जाएगा, गाड़ी पलट सकती है।
तो हम चाहते हैं कि सारे चक्के में या पीछे के दो या आगे के दो में एक साथ ब्रेकिंग एक्शन हो। इसलिए क्या होता है, टू अदर व्हील्स, आगे वाला जो सिलेंडर रहता है ये क्या होता है, ऐसी सारे चक्कों के साथ कनेक्टेड रहता है। तो इसका मतलब मैं एक में फोर्स लगाऊंगा और सारे चक्कों में क्या होगा, ऐसा एक्शन होने लग जाएगा और सारी व्हील्स एक साथ रुकेंगी। तो क्या होगी, गाड़ी और जल्दी रोटेट मतलब रिटार्ड होगी, स्लो होगी, रुकेगी और क्या होगा, कोई भी चक्का स्किड नहीं होगा। अचानक से एक चक्का रोक दिया तीन में से तो क्या होगा, दिक्कत हो सकती है। सेम ऐसे क्या होता है जब हम बाइक चलाते हैं, और बाइक चलाते हैं तो यदि हम सिर्फ सामने का ब्रेक यदि एकदम जल्दी से मार दिए तो क्या हो जाती है, गाड़ी स्किड हो जाती है। मगर हम सामने का ब्रेक और पीछे का ब्रेक एक साथ मारेंगे, एकदम एक साथ एक टाइमिंग के साथ मारेंगे तो गाड़ी स्किड नहीं होती है, जल्दी रुकती है। तो वही इसलिए क्या है, टू अदर व्हील्स का यहां पे क्या होता है कि सारे व्हील्स के साथ वो कनेक्टेड हो जाती है। ठीक है, वर्किंग देखते हैं अब इसकी ना पॉइंट वाइज पूरा, वर्किंग ऑफ अ हाइड्रोलिक ब्रेक्स। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया वो थ्योरेटिकल वे में, ताकि आप क्या करें उसको लिख सकें। कैसे, व्हेन ब्रेक पेडल जो हम ऐसे पैर से लगाते हैं या बाइक में हम अपने जो हाथ से यूज करते हैं, when brake pedal is pressed the lever system operates, जो लीवर सिस्टम रहता है वो ऑपरेट्स होता है। ऑब्वियसली बात है, पैर में बोलूं तो जो ब्रेक पेडल है वो, और हाथ में क्या रहता है, जो हमारा क्लच टाइप का रहता है। ठीक है, मतलब वो जो लीवर रहता है उसी को बोलेंगे हम। हमारा बाइक में क्लच भी एक लीवर ही रहता है तो उस लीवर को बोलेंगे। द लीवर सिस्टम ऑपरेट्स द पिस्टन पी, पिस्टन पी क्या है, मास्टर सिलेंडर, इज पुश्ड, द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू P1 एंड P2 इन अकॉर्डेंस विद पास्कल लॉ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमें क्या बोला कि जब भी सेम जो अभी हमने पूरी चीज देखी उसको थ्योरी में, जैसे ही मैं पेडल में फोर्स अप्लाई करूंगा तो P1 क्या करेगा, पुश करेगा। P1 क्या करेगा, पुश करेगा। और वो क्या करेगा, P1 पुश होने के कारण क्या होगा, P पुश होने के कारण क्या होगा, वो P1 P2 को क्या करेगा, पुश करेगा। यहां से फ्लूइड क्या होगा, फ्लो के इधर आएगा, यहां पे जो फ्लूइड का दबाव था वो क्या हो जाएगा, इधर ट्रांसमिट हो जाएगा पास्कल लॉ के कारण सेम, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सपैंड होने लग जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला, वो ये बोला। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है, द पिस्टन P1 एंड P2 pushes the brake shoe away each other। ब्रेक शू को क्या करेंगे, P1 P2 पिस्टन क्या करेंगे, ब्रेक शू को अवे पुश करेंगे। द ब्रेक शू प्रेस्ड अगेंस्ट द इनर रिम, इनर रिम मतलब चक्के की अंदर वाली रिम ऑफ द व्हील, व्हील मतलब चक्का, एंड रिटार्ड्स द मोशन ऑफ द व्हील। जैसी शू पिस्टन पुश करेगा, शू सट जाएगा रिम के साथ और व्हील को क्या करेगा, वो रिटार्ड करेगा मतलब स्लो करेगा। सिंस द एरिया ऑफ द पिस्टन ऑफ द व्हील सिलेंडर इज ग्रेटर, व्हील सिलेंडर मतलब जो चक्के के अंदर जो सिलेंडर्स हैं P1 P2 के, वो क्या है, ग्रेटर है देन द एरिया ऑफ पिस्टन P। ये दोनों क्या है, व्हील सिलेंडर के पिस्टन्स क्या है, सिलेंडर्स क्या है, ग्रेटर है इसके मास्टर सिलेंडर के कंपेयर में। तो इस कारण क्या होगा, देयरफॉर अ स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड, एक छोटी फोर्स में अप्लाई करूंगा ब्रेक पेडल में, प्रोड्यूसेस ए लार्ज थ्रस्ट ऑन द व्हील एंड हेंस द ब्रेक बिकम्स ऑपरेटिव। मतलब जब हमें पता है कि सिलेंडर का साइज किसका ज्यादा है, यहां पे व्हील सिलेंडर का साइज क्या है, ज्यादा है, मास्टर सिलेंडर का साइज कम है, तो यहां पे मेरे को छोटी सी फोर्स लगानी पड़ेगी, वो मल्टीप्लाई होकर मेरे को यहां ज्यादा फोर्स मिलेगी। मतलब मैं थोड़ी सी भी फोर्स लगाऊंगा, बस हल्की सी भी, या हाथ से थोड़ी सी भी फोर्स लगाऊंगा, मेरे को क्या मिलेगा, यहां पे ज्यादा एक्शन मिलेगा, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। यही क्या है, पास्कल लॉ है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड्स के लिए। ठीक है, आगे के पॉइंट्स देखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द प्रेशर ऑन द ब्रेक पेडल इज रिलीज, जब मैं प्रेशर को क्या करूंगा, रिलीज कर दूंगा ब्रेक पेडल से, द ब्रेक शू रिटर्न्स टू देयर नॉर्मल पोजीशन। ब्रेक शू कहां आ जाएगा, ऐसे अभी रिंग के साथ क्या था, कनेक्टेड था, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। किसकी मदद से, बाय द एक्शन ऑफ स्प्रिंग की मदद से, आई मतलब दैट इज इट पुल्स द ब्रेक शू अवे फ्रॉम द रिम, वो क्या करेगी, ब्रेक शू को रिम से दूर कर देगी, विच इन टर्न फोर्स बैक ऑयल फ्रॉम द व्हील सिलेंडर इनटू द मास्टर सिलेंडर। जो क्या करेगा, इन टर्म्स जब पिस्टन वापस ऐसे आ जाएंगे तो वो फ्लूइड को पूरा ऐसे दबा के वापस क्या करेगा, मास्टर सिलेंडर में भेज देगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू अप्लाई इक्वल प्रेशर टू ऑल द व्हील्स। अब कौन सा वाला पॉइंट है, सारे चक्कों को एक साथ, मतलब वो टू द अदर व्हील जो हमारे पॉइंट्स में था वो वाला। In order to apply equal pressure to all the wheels, the master cylinder, जो master cylinder है, main cylinder, is connected to all the wheels of the vehicle through tubes। तो
इक्वल प्रेशर लगाना है हमें हर जगह में, तो मास्टर सिलेंडर क्या रहता है, सारी व्हील से कनेक्टेड रहता है। वही चीज मास्टर सिलेंडर क्या रहेगा, टू अदर व्हील्स, मतलब क्या होगा, ये एक हम व्हील के बारे में देख रहे हैं, ऐसे ही गाड़ी की बात करें तो 4, बाइक की बात करें तो 2। वैसे बाइक में तो दोनों के अपने अपने अलग अलग सिस्टम होते हैं, बट एक सिस्टम भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो सारे चक्के में इक्वल प्रेशर अप्लाई करने के लिए क्या होगा, ऐसा सारे व्हील्स में एक्शन होगा। तो इसको हम फर्दर क्या करेंगे, सबसे कनेक्ट कर देंगे। तो एक बार में ब्रेक पेडल पुश किया, सब में फ्लूइड फ्लो होगा। ओके, लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। Hence, small force applied to the pedal, छोटी सी फोर्स में अप्लाई करूंगा पेडल में, exerts a much larger force on the wheel drums। छोटी सी फोर्स में पेडल में अप्लाई कर रहा हूं, जो क्या करेगा, बहुत ज्यादा फोर्स क्या करेगा, व्हील ड्रम्स में एक्सर्ट करेगा। which enables the driver, जो चला रहा है कार, to keep the vehicle under control। तो ये क्या करता है, ड्राइवर को अनेबल करता है कि गाड़ी को वो अपने कंट्रोल में रखे, जब चाहे तब वो गाड़ी को रोक दे और जब चाहे तब उसको वो क्या कर दे, ब्रेक रिलीज करके स्पीड अप कर ले। तो ये क्या था हमारा वर्किंग किसका, हाइड्रोलिक ब्रेक्स का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, हमारा बोयेंसी के बारे में। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हमारा पूरा जो टॉपिक है वो क्या है, हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर आ रहा है। अभी हम अपना पूरा टॉपिक हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब फ्लूइड हमारा क्या है, अभी रेस्ट में है, अभी मूव करना चालू नहीं किया है। जैसे ही मूव करना चालू कर दिया, हमारा कहां पहुंच जाएंगे, हम हाइड्रोडायनामिक्स में पहुंच जाएंगे, या फ्लूइड डायनामिक्स इसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, जो क्या है हमारा बोयेंसी। अब बोयेंसी क्या होती है, एकदम सिंपल शब्दों में देखें तो जब भी कोई इंसान पानी में रहता है और पानी में वो तैरने की कोशिश करता है, तो वो कैसे तैरता है, अपने हाथ से वो अपने वजन जितना फ्लूइड को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, ऐसे करें। तो आप यदि पानी में तैरना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ से अपने वजन जितना यदि आप अपना फ्लूइड डिस्प्लेस कर दिए, वाटर को हटा दिए अपने हाथ से अपने वेट जितना, तो आपको क्या करेगा, पानी तैर आने लग जाएगा। इसका मतलब वाटर आपके ऊपर एक फोर्स लगाने लग जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बोयेंसी फोर्स। ठीक है। अब यदि हम नॉर्मल बात में करें तो ये क्या है, एक प्रकार का कैलकुलेशन का मीडियम। आप कितना भी कैलकुलेट कर लें, आप एकदम अच्छे से पेपर में कैलकुलेट कर लें और उसकी मेरे को पता चल गया है क्या एक्सप्रेशन है, कितनी मेरे को फोर्स लगेगी, और आप जाके पानी में कूद जाए कि मैं आप तैर लूंगा, ऐसा नहीं होगा, आप डूब जाएंगे। तो वाटर में तैरना भी क्या है, एक प्रकार की आर्ट है। वो आदमी सीखता है प्रैक्टिस से कि मैं कैसे अपने वजन जितना वाटर हटा सकूं, तभी मैं तैरूंगा। बट बेसिक प्रिंसिपल क्या है, यही है, आपको अपने वजन जितना पानी मतलब वाटर को डिस्प्लेस करना है, तभी आप क्या हो पाएंगे, पानी आपको एक अपवर्ड फोर्स देगा। उसी अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बोयेंसी फोर्स। और जो वाटर हमें एक ऊपर की तरफ एक दबाव जो फोर्स देता है, थ्रस्ट देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बोयेंसी। ठीक है, ये दोनों पे लिए लागू होता है, जब बॉडी पानी के एकदम अंदर है या बॉडी पानी के फ्री सरफेस में तैर रही है। तो देखते हैं बोयेंसी क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और होली इमर्स्ड इन द फ्लूइड एट रेस्ट। ये क्या बोल रहा है कि जब एक बॉडी पार्शियली मतलब आधा, आधा मतलब कैसे, ये पानी है और ये ऐसे बॉडी उसमें डूबी हुई है, मतलब आधी डूबी है आधी बाहर है, या बोल रहा है होली, होली का मतलब पूरा डूबी हुई है पानी के अंदर। ठीक है, तो इमर्स्ड इन ए फ्लूइड मतलब पानी के अंदर डूबी हुई है। एट रेस्ट, फ्लूइड क्या है, अभी रेस्ट में है, इसका मतलब ये फ्लूइड क्या होगा, एक प्रकार के किसी कंटेनर में होगा। ठीक है, इट डिस्प्लेसेस द फ्लूइड, वो क्या करती है, फ्लूइड को डिस्प्लेस करती है। इट डिस्प्लेसेस द फ्लूइड मतलब वाटर को क्या करती है, ऑब्वियस ही बात है, एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, उसमें मैं एक क्यूब डालूंगा, तो मैं जितना उस क्यूब इंसर्ट करूंगा उतना क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ेगा उस कंटेनर में। क्यों, क्योंकि वो फ्लूइड जो क्यूब में डाल रहा हूं वो क्या करेगी, वाटर को डिस्प्लेस करेगी उस पोजीशन से, और वाटर के लेवल को वो क्या करेगी, राइज करेगी। तो इसलिए बोल रहे हैं क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा फ्लूइड को। द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड एक्सर्ट्स ए थ्रस्ट और एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉडी। तो जो फ्लूइड हट रहा है, जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हो रहा है, वो क्या करता है, एक अपवर्ड फोर्स जनरेट करता है बॉडी के ऊपर, जिसको हम थ्रस्ट भी बोल सकते हैं। थ्रस्ट भी एक प्रकार की फोर्स ही होती है, और एक अपवर्ड फोर्स वो बॉडी में जनरेट करता है। सेकेंड पॉइंट, द अपवर्ड फोर्स, जो अपवर्ड फोर्स फ्लूइड जनरेट करता है, एक्टिंग ऑन द बॉडी, किसमें एक्ट हो रही है, बॉडी में जो एक्ट हो रही है, इमर्स्ड, और वो बॉडी क्या है, पानी में डूबी हुई है, इमर्स्ड इन ए फ्लूइड इज कॉल्ड अपवर्ड फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड फोर्स, और इसी को बोलते हैं हम बुओयंट फोर्स। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बुओयंट फोर्स बोलते हैं। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड बुओयंसी। तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, बुओयंसी। तो जब भी हम
कोई भी शिप्स बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो हम पूरा कैलकुलेट करते हैं कि इसका वेट कितना है, इसका शेप कैसा है, जब ये वाटर में जाएगी तो कैसे फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी। अपने वजन जितना फ्लूइड डिस्प्लेस कर दिए जैसी वाटर में उतरने के बाद, तो ये क्या हो जाएगी, अपने आप तैरने लग जाएगी। तो यही क्या रहता है, फंक्शन रहता है। हमें भी जब हम भी तैरना चाहते हैं पानी में, तो हमें अपने हाथ से अपने वेट जितना फ्लूइड को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो वाटर क्या करेगा, हमें एक बोइंट फोर्स देने लग जाएगा और हम तैरने लग जाएंगे। मगर यदि हम पानी में ऐसे स्थिर खड़े हो गए तो क्या हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे, क्योंकि हम अपने वेट जितना फ्लूइड डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट पॉइंट, वी नो दैट वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स एज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमें यह चीज पता है कि किसी भी बॉडी का वेट कहां से एक्ट करता है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करता है। मतलब मैं एक बॉडी ले लूं ऐसे, और इस बॉडी में यहां पे मैं एक प्रकार की क्यूब बॉडी है, और इस बॉडी में क्या है, एक इसका सेंटर है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीजी बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस पूरी बॉडी का वेट मैं मान सकता हूं कि इस पॉइंट से कंसंट्रेटेड होगा, जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। ऐसा हम क्या करते हैं, सीजी को लेते हैं, किसी भी बॉडी को बैलेंसिंग देखने के लिए लेते हैं, तो कोई भी चीज हो उसका जितना भी वेट होता है मैं मान सकता हूं कि उसके सेंटर में क्या होगा, वो एकत्रित होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो वही फर्स्ट पॉइंट में बोला हो कि हम जानते हैं कि सारी बॉडी का वेट कहां से एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करता है। इसका मतलब यदि मैं इस पॉइंट से ऐसे इसको रख दूं ना इस बॉडी को, तो वो बॉडी क्या होगी, पूरी बैलेंस्ड हो जाएगी। बट बुओयंट फोर्स अब क्या बताएगा ये कि बुओयंट फोर्स कहां एक्ट होती है। अभी हम जान लिए कि फोर्स क्या होती है, अब वो कहां एक्ट करती है। बुओयंट फोर्स एक्ट दी सेंटर ऑफ बुओयंसी। बुओयंट फोर्स कहां एक्ट करती है, सेंटर ऑफ बुओयंसी पे एक्ट करती है। ये मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। और सेंटर ऑफ बुओयंसी क्या होता है, विच इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी व्हेन इमर्स्ड इन द लिक्विड। तो जितना बॉडी का पोर्शन पानी के अंदर है, जितना बॉडी फ्लूइड डिस्प्लेस कर रही है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या करता है, सेंटर ऑफ बुओयंसी एक्ट करता है। ठीक है, ऐसे थ्योरेटिकल वे में इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। चलिए मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूं। अब यदि हम डायग्राम से देखें तो एक बॉडी लेते हैं, ये हमने क्या लिया, एक फ्लूइड का फ्री लेवल लिया, फ्री सरफेस लिया। ठीक है, ये क्या है हमारा फ्लूइड। नहीं दिख रहा है, और अच्छे से बनाते हैं। इसमें क्या हम देखेंगे कि कैसे, मतलब जैसे आधा पोर्शन यदि वाटर के अंदर है, ये फ्लूइड का क्या है हमारा फ्री सरफेस। अब मैं यदि मैं इसमें एक बॉडी लूं अपनी, वो बॉडी कैसे होगी, आधा पानी में है और आधा क्या है, पानी के ऊपर है। ये बॉडी क्या हो रही है, इसमें फ्लोट कर रही है। ये क्या है, पूरे वाटर के अंदर, नीचे भी क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है। तो ये बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहां पे होगा, इस बॉडी के क्या होगा, सेंटर में होगा। इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, यहां पे सी जी से मैं इसको डिनोट करता हूं। ठीक है, ये क्या है, पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी, पूरे बॉडी का है। अब क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये इतना क्या है हमारा पानी के अंदर है। तो वाटर इसमें कितनी बुओयंट फोर्स लगाएगा, जितना ये नीचे वाला हिस्सा पानी के अंदर है। और वो बुओयंट फोर्स कहां लगेगी बताऊं, जितना पोर्शन डूबा हुआ है ना, जितना पोर्शन डूबा हुआ है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लगेगी। मतलब ना, कितना पोर्शन डूबा हुआ है, ये वाला पोर्शन डूबा हुआ है हमारा, जो वाटर के अंदर है। डूबे हुए पोर्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी, यहां पे होगी। तो ये क्या होगी बताऊं, सी बी, ये है हमारा सेंटर ऑफ बुओयंसी। और जो बुओयंट फोर्स होती है ना, वो क्या होती है, यहां एक्ट करती है, एफ बी, सेंटर ऑफ बुओयंसी। यदि मैं बुओयंट फोर्स बोलूं तो ये, यदि मैं बॉडी के वेट के बारे में बात करूं तो बॉडी का वेट कहां पे एक्ट करेगा, उसके सीजी में एक्ट करेगा। तो ये क्या वाला पॉइंट क्या था हमारा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब बॉडी का सेंटर। और सेंटर ऑफ बुओयंसी का मतलब कि जितना पोर्शन पानी के अंदर है उसका, ये इतना पोर्शन हमारा पानी के अंदर है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ये क्या होता है हमारा, सेंटर ऑफ बुओयंसी होता है, ये वाला हिस्सा। बुओयंट फोर्स यहां पे लगती है, बॉडी का वेट कहां एक्ट करता है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है। तो याद रखिएगा, जितना फ्लूइड के अंदर कोई बॉडी डूबी हुई है, यदि वो बॉडी पूरा फ्लूइड के अंदर आ जाती, अब यदि ये बॉडी पूरा फ्लूइड के अंदर आ जाती, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बुओयंसी क्या करता, कोइंसाइड कर देता उस बॉडी में, मतलब दोनों का पोर्शन सेम आ जाता। मगर अभी क्या है, बॉडी ऊपर है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका फ्री सरफेस में रहेगा, यदि बॉडी सिमेट्री रही तो।
और जितना पोर्शन अंदर डिस्प्लेस्ड है उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ बुओयेंसी होगा। तो बुओयेंट फोर्स कहां एक्ट करती है, वहीं एक्ट करती है। यही चीज क्या बोला वो हमें पॉइंट्स में बोला, क्या कि हमें पता है कि जो बॉडी का वेट है वो कहां एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है किसी भी बॉडी का वेट। बट जो बुओयेंट फोर्स होती है, बुओयेंट फोर्स कहां एक्ट करती है, बुओयेंट फोर्स एक्ट सेंटर ऑफ बुओयेंसी पे। बुओयेंट फोर्स सेंटर ऑफ बुओयेंसी पे एक्ट करती है, जो क्या होता है, विच इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही होता है वो, मगर किसका, ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी व्हेन इमर्स्ड इन द फ्लूइड। जितना बॉडी लिक्विड डिस्प्लेस कर रही है, मतलब जितना पोर्शन बॉडी के अंदर है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अभी तक हमें समझ में आ गया होगा। आगे जब हम देखेंगे तो हमको क्या होगा, और चीजें समझ में आएगी। ओके, तो अभी हमने समझा कि बुओयेंट फोर्स क्या होती है। इसका मतलब जो कोई भी बॉडी को यदि मैं फ्लूइड में डाल दूं तो जितना उसका वजन है वो अपने वजन जितना क्या करेगी, फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगी, और जितना वो फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी उसके कारण वाटर उसको क्या देगा, एक अपवर्ड फोर्स देगा। उसी फिनोमिना को बोलते हैं बुओयेंसी। जो वाटर उसे डिस्प्लेस करने के कारण एक अपवर्ड फोर्स दे रहा है उसको बोलेंगे हम फोर्स ऑफ बुओयेंसी। अब नेक्स्ट आता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये चीज देखते हैं। ये भी क्या रहता है, बुओयेंसी से रिलेटेड ही रहता है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मदद से हम क्या करते हैं, बुओयेंट फोर्स को कैलकुलेट करते हैं कि कोई वाटर अपने जितना वो लिक्विड, कोई भी वाटर के अंदर एक ऑब्जेक्ट डाले, वो ऑब्जेक्ट कैसा है, वो उस हिसाब से जितना फ्लूइड डिस्प्लेस कर रहा है उस हिसाब से उसको कितनी बुओयेंट फोर्स मिलेगी, ये वो चीज कैलकुलेट करने में हमारी मदद करता है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द बुओयेंट फोर्स। मतलब क्या करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें मैग्नीट्यूड देता है बुओयेंट फोर्स का, कि बुओयेंट फोर्स कितनी लग रही है नंबर्स में, कि भाई 10 न्यूटन की लग रही है, 5 न्यूटन की लग रही है, ये क्या रहता है, उसका मैग्नीट्यूड रहता है। ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी में, इट स्टेट्स दैट, स्टेटमेंट क्या है इसकी, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड, मतलब जब एक बॉडी इमर्स्ड है होली और पार्शियली, मतलब जब एक बॉडी इमर्स्ड, सबमर्ज्ड का मतलब लगभग एक ही हो जाता है। जब एक बॉडी क्या है, इमर्स्ड है किसी पानी में पूरा या आधा, होली या पार्शियली, इन ए लिक्विड, किसी लिक्विड के अंदर, एट रेस्ट, जब वो लिक्विड क्या है, रेस्ट में है, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड थर्स्ट। तो बॉडी क्या करेगी, एक अपवर्ड थर्स्ट क्या करेगी, एक्सपीरियंस करेगी। ये चीज हम जानते हैं बुओयेंसी पढ़ने के कारण, बिल्कुल ठीक है। द अपवर्ड थ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जो अपवर्ड थ्रस्ट होगा, जो पानी प्रोवाइड कर रहा होगा बॉडी को, या कोई भी लिक्विड बॉडी को प्रोवाइड कर रहा होगा, वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मतलब जितना वो बॉडी पानी के अंदर आके लिक्विड को डिस्प्लेस कर रही है उसी के बराबर होगा, बाय द इमर्स्ड पार्ट, मतलब जितना पार्ट इमर्स्ड है पानी के अंदर उसी के अंदर। सेम जैसे मैंने डायग्राम में बताया, ये बॉडी है, ये बॉडी का कितना पार्ट इमर्स्ड है पानी के अंदर, इतना पार्ट इमर्स्ड है, तो इस इमर्स्ड पार्ट का जितना वेट होगा ना, उतना ही क्या होगा, इस पे बुओयेंट फोर्स लगेगी। मतलब बॉडी का जितना पार्ट इमर्स्ड हुआ, इस इमर्स्ड पार्ट का मैं वेट निकाल लेता हूं, कैलकुलेट कर लेता हूं। मेरे को पता है बॉडी का वेट कितना है और बॉडी का कितना पोर्शन अंदर है, मैं जान पा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, उसका वेट निकाल लूंगा। इतना ही वेट क्या होगा, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा, और उतनी क्या होगी, इस पे बुओयेंट फोर्स मिलेगी बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इट्स अपथ्रस्ट एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। इसका मतलब क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का, इसका मतलब सेंटर ऑफ बुओयेंसी। तो लास्ट लाइन में वो क्या बोला, जो कहां एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ बुओयेंसी में। ये वाला जो पॉइंट होगा ना, इसको मैं बोलूंगा सी बी, सेंटर ऑफ बुओयेंसी। यहां पे क्या होगी, मेरी एफ बी एक्ट करेगी, बुओयेंट फोर्स। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट हमारा कि क्या होती है। तो क्या बोला, जब एक बॉडी इमर्स्ड होगी होली पार्शियली इन ए लिक्विड, जो लिक्विड रेस्ट में है, वो क्या करेगी, एक अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करेगी। जो अपथ्रस्ट क्या होगा, इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, जो वो अपथ्रस्ट फोर्स उसको मिलेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, किसके, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो रहा है बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। जो अपवर्ड फोर्स मिलेगी उसको, वो उसी के बराबर होगी जितना वो फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी। और वो एक्ट कहां करेगी, एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका मतलब सेंटर ऑफ बुओयेंसी पे वो क्या होगी, एक्ट करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
अब हम क्या करते हैं, अभी हमने क्या देखी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट देखी। अब हम क्या करते हैं, उसका एक्सप्रेशन देखते हैं कि कैसा उसका एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, एक्सप्रेशन देखते हैं कि हम थ्योरेटिकली कैसे उसको प्रूफ कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कैसे हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंसीडर ए सिलेंड्रिकल बॉडी ऑफ हाइट h इमर्स्ड इन ए फ्लूइड। हम क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल बॉडी कंसीडर करते हैं जिसकी हाइट क्या है, h है, और वो क्या है, फ्लूइड में इमर्स्ड है। ठीक है, ये क्या है हमारा, एक कंटेनर। ठीक है, एक कंटेनर हमने ले लिया। ये कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, एक बॉडी को हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। वाइट से ले लेते हैं। ये क्या है, हमारी एक बॉडी है इस कंटेनर के अंदर, जिस बॉडी की हाइट क्या है, हमारी h, और ये बॉडी क्या है, पूरी इमर्स्ड है फ्लूइड के अंदर। क्या है, पूरी इमर्स्ड है, मतलब क्या होगा, इसके ऊपर में क्या है, पूरा फ्लूइड फिल्ड है। यहां पे क्या है, फ्री सरफेस फ्लूइड का, और ये पूरा लिक्विड, मतलब सही तरीके से बोला जाए तो एक लिक्विड इसमें फिल्ड है, ये उस लिक्विड का फ्री सरफेस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द अपवर्ड फोर्स F2 ऑन द बॉटम ऑफ द बॉडी इज मोर देन द डाउनवर्ड फोर्स F1 ऑन इट्स टॉप। तो जो बोल रहा है कि जो बॉडी के जो नीचे में अपवर्ड फोर्स है वो क्या होगी, ज्यादा होगी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में जो फोर्स लग रही है F1 से। ऑब्वियस ही बात है, ऐसा होएगा ही, क्योंकि क्या है, प्रेशर हम देख चुके हैं कि प्रेशर क्या होता है, नीचे तरफ जैसे जैसे पानी में नीचे जाएंगे प्रेशर ज्यादा होते जाएगा। तो जो नीचे की फोर्स होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी बॉडी में एज कंपेयर टू क्या, हम यदि उसके ऊपर की फोर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इफ P1 and P2 are the pressure at the upper face and lower face of the body respectively, यदि P1 यहां का प्रेशर होगा ऊपर वाले फेस का, और P2 क्या होगा, नीचे वाले फेस का प्रेशर होगा रिस्पेक्टिवली, तब अब हम क्या करते हैं, डायग्राम में देखते हैं जो फोर्स लग रही होगी, ये फोर्स लग रही है हमारी F1, और नीचे से एक फोर्स लग रही होगी क्या, F2। ठीक है, अभी ये बॉडी क्या है, अभी हम बॉडी को मान रहे हैं कि बॉडी ना रुकी हुई है, कहीं जा नहीं रही है अभी बॉडी। तो ऐसा क्या होगा, जब बॉडी रुकी हुई होगी तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि F2 ज्यादा है F1 से। ऐसा क्यों, ऊपर वाला जो फ्लूइड भरा होगा, ऊपर वाला फ्लूइड वो क्या करेगा, एक दबाव डालेगा इस बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो वो दबाव के कारण क्या होगा, वो प्रेशर के कारण एक F1 फोर्स लगेगी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में। ठीक है, अब बॉडी का खुद का वेट भी होगा, एक बॉडी का, इस बॉडी का खुद का भी तो अपना वेट होगा। ठीक है, तो नीचे फोर्स, यदि मैं फोर्स देखूंगा तो F1 प्लस W हो जाएगा, ऊपर से जो फोर्स आ रही, और नीचे की फोर्स क्या है, F2। अब मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी मूव ना करे, तो इसका मतलब ये है ना कि F2 ज्यादा होना चाहिए। F2 ज्यादा होगा तभी ये बॉडी क्या होगी, यहां पे एकदम स्थिर रहेगी, क्योंकि यदि F2 कम हुआ तो बॉडी क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, नीचे डूब जाएगी। समझ पा रहे हैं आप, F1 और W का सम एक तरफ से और दूसरे डायरेक्शन में क्या है, F2 है, तो मेरे को F2 ज्यादा होना ही पड़ेगा यदि ये बॉडी को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे स्टे करना है, रोक के रखना है। मतलब ये पानी के अंदर है और रुकी हुई है, ना अंदर जा रही है ना ऊपर जा रही, इसलिए बोल रहा है वो द अपवर्ड फोर्स F2, मतलब जो अपवर्ड फोर्स F2 लग रही है, ये नीचे वाली फोर्स, वो क्या होगी, ऑन द बॉटम ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के नीचे लग रही है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, मोर देन द डाउनवर्ड फोर्स ऑन इट्स टॉप। ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा हम मान रहे हैं कि नीचे वाली फोर्स ज्यादा होगी, और ऐसा हो भी सकता है कि मतलब F1 और W से ज्यादा F2 हो, तो बॉडी अंदर जाके उतना फ्लूइड डिस्प्लेस कर दे रही है, तो ऐसा होगा। अब यदि मैं यहां पे अपनी नॉर्मल इक्वेशन लिखूं, सिर्फ मैं रिजॉल्व कर रहा हूं वर्टिकल फोर्सेस को, तो क्या आएगा मेरा, यदि मैं सिर्फ रिजॉल्व करूं वर्टिकल फोर्सेस को, तो F1 प्लस W इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, बिल्कुल। अब यदि यहां से मैं इसको मैं और रिजॉल्व करूं, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, F1 माइनस F2 ही होगा, या F2, ये F2 को मैं ही रखता हूं, F1 को उधर ले जाता हूं, F2 माइनस F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। ये क्या बन गई मेरी इक्वेशन, सेम ये ऊपर वाली इक्वेशन, और मैंने क्या किया, इसको रिजॉल्व कर दिया, F1 को उधर ले गया, तो F2 माइनस F1 क्या हो जाएगा, हमारा W हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब यदि मैं रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स के बारे में बात करूं, जो बॉडी क्या करेगी, एक्सर्ट करेगी फ्लूइड में, अब यदि मैं बोलूं द रिजल्टेंट
अपवर्ड, रिजल्टेंट अपवर्ड क्या हम मान सकते हैं? प्रेशर, या हम उसको फोर्स भी बोल सकते हैं। अपवर्ड फोर्स exert on the body, तो वो क्या होगी? P2 माइनस P1 इंटू क्या हो जाएगा? A। ठीक है, ये हम क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं? P2 माइनस P1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। फोर्स क्या होता है? प्रेशर अपॉन एरिया, और मैं क्या किया? प्रेशर और एरिया को क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो P2 है माइनस P1 है, ए को मैं क्या कर लिया? कॉमन ले लिया, और उधर तरफ में इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा? W। सिंपल सी चीज। मगर अभी हम क्या करेंगे? अभी हम यहां पे क्या कर रहे हैं? प्रेशर डिफरेंस देख रहे हैं। तो प्रेशर डिफरेंस के लिए हमें एक और चीज पता है क्या? कि जो P1 माइनस P2 होता है ना, वो क्या होता है हमारा? रो जी एच होता है। ठीक है, तो अभी मैं यहां से यदि, चलो अभी मैं ए हटा देता हूं, अभी मैं सिर्फ P1 माइनस P2 देखता हूं। जो हमने प्रीवियसली प्रूफ किया है कि वाटर के अंदर प्रेशर का वेरिएशन कैसा होता है, और उसको मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं? रो जी एच से। यही होता है वाटर के अंदर वेरिएशन। जितना मैं पानी के अंदर जाते जाऊंगा, प्रेशर क्या होता है? हाइट से बढ़ने लग जाएगा। अब यदि मैं यहां पे इस वैल्यू को यदि मैं यहां पे पुट करूं सिंपली, ये तो हमें पता है कि वाटर में प्रेशर का वेरिएशन ऐसी होता है। P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा हमारा? रो जी एच हो जाएगा। यहां P2 की वैल्यू, P1 की वैल्यू कितनी ज्यादा होगी? P2 P1 की वैल्यू रो जी एच ज्यादा होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मेरे को ये एक्सप्रेशन में पुट करना है, और ये एक्सप्रेशन में मैं यहां F2 के बदले यहां पे लिख सकता हूं मैं P2 माइनस P1 इंटू ए इक्वल टू डब्ल्यू। बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं P2 माइनस P1 की क्या कर सकता हूं? वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो बस मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपको समझ में आ रहा है। ये इसका और ये क्या होता है? नॉर्मल एक्सप्रेशन रहता है, जिससे हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमें डायग्राम भी समझ में आ गया है। अब हम क्या करते हैं? इसको एक बार क्लियर करते हैं। अब हम देखते हैं जो हमें एक्सप्रेशन मिला, वो एक्सप्रेशन हमें क्या मिल जाएगा? P2 माइनस P1 A इक्वल टू क्या होता है? P2 माइनस P1 ही सिर्फ क्या होता है? रो जी एच होता है। इसके बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा? यहां पे भी क्या करूंगा? मैं ए को क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो ऑलरेडी क्या है, ये इक्वेशन क्या हो रही है मेरी? ऑलरेडी जो वेट बनाएगी, जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा ना, तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? वेट बन ही जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, और थोड़ा इसको अच्छे से लिखता हूं। कैसे? रो जी को मैं यहां लिख देता हूं, और इंटू एच इंटू ए करता हूं। एच इंटू ए मेरा क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा। रो जी इंटू वी, ये मेरा एच इंटू ए क्या बन जाएगा? 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन, तो वॉल्यूम बन गया हमारा। बिल्कुल। अब उसके बाद जब ये वॉल्यूम बन गया, तो मैं इसको सिंपली क्या लिख सकता हूं? रो और वी को मैं लिख सकता हूं ना mg, और आप देखेंगे तो कुल मिला के क्या बना? वेट ही बना एक प्रकार का, mg। तो हमने जो पहली इक्वेशन निकाली थी क्या? F2 माइनस, हमने क्या निकाला था? F2 माइनस F1 इक्वल टू W, ये वही इक्वेशन बन रही है। तो यहां पे अब मैं यहां पे m का कैसे पुट किया? क्योंकि हमारी डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम होती है। यदि मैं यहां से मास की वैल्यू निकालूं तो रो इंटू वी हो जाएगा। मतलब रो इंटू वी को मैं क्या लिख सकता हूं? m लिख सकता हूं। तो यहां से क्या आ गया? W आ गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो अपवर्ड फोर्स उसे लग रही है, मतलब बॉडी में जो फोर्स होगी वो क्या होगी? W के बराबर होगी। अब यदि यहां पे बात करूं तो रो किसकी होगी? डेंसिटी होगी फ्लूइड की। अब यदि मैं यहां पे रो की बात करूं ना, तो ये रो किसकी होगी? डेंसिटी होगी किसकी? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की। और एक और टर्म हमारी यहां पे आती है ए। तो ए क्या होगा यहां पे? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बॉडी। बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? यहां से हम ये चीज देख सकते हैं कि W मतलब P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा? उसके W के बराबर हो जाएगा। ये किस केस में है? जब बॉडी क्या है? वाटर में एकदम स्टेशनरी है। इसका मतलब उस बॉडी में जितना भी अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो उसके वेट के कारण ही लग रहा है, और बॉडी क्या हो रही है? मूव नहीं कर रही। ठीक है, तो हमें एक्सप्रेशन समझ में आया। आगे देखते हैं। दस, तो जो इक्वेशन जो अभी हमने कैलकुलेट किया उसका, दस द अपवर्ड फोर्स exerted by the fluid on the body
इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। हमने देख लिया कि जो बॉडी में अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट होती है P2 माइनस P1, और इसको मैं बोल दूं A के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या है, एक फोर्स ही हो जाएगी P2A मतलब F2 और F1, और अच्छे से लिख देता हूं F2 माइनस F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 माइनस P1A। ये किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, या मैं बोलूं mg। ठीक है, तो वही क्या बोला, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जितना वेट फ्लूइड का डिस्प्लेस्ड होता है उसी के बराबर होती है। द फॉलोइंग 3 केसेस आर पॉसिबल व्हेन बॉडी इज इमर्स्ड इन द फ्लूइड। अब क्या बोल रहे हैं वो, 3 केसेस पॉसिबल है जिसमें क्या होगी, बॉडी इमर्स्ड होगी। इस केस में तो हम क्या माने कि बॉडी फिक्स्ड है पानी के अंदर, क्योंकि वो ना डूब रही है ना वो ऊपर जा रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में क्या है, फिक्स्ड हो गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम में इसको बोलते हैं। तो 3 केसेस देखते हैं हम कि क्या क्या केसेस पॉसिबल रहते हैं। ये केसेस क्या होंगे कि कब बॉडी डूबेगी, कब बॉडी तैरेगी और कब बॉडी संक हो जाएगी। तो इफ वेट ऑफ द बॉडी, यदि बॉडी का वेट ज्यादा हुआ ग्रेटर देन द अपवर्ड फोर्स, यदि बॉडी का वेट ज्यादा हुआ अपवर्ड फोर्स के, और अप थ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, अप थ्रस्ट भी बोल सकते हैं, बाय द फ्लूइड एक्टिंग अपवर्ड, देन द बॉडी क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। मतलब इसको एकदम सिंपल एग्जांपल से ले सकते हैं, आप पानी में जाइए, कूद जाइए, और पानी में आप बिल्कुल तैरने की कोशिश मत करिए। उस केस में क्या होगा ना, आपका वेट ना बहुत ज्यादा होगा और डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बहुत कम होगा, तो आप क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, संक हो जाएंगे। इसका मतलब जो बॉडी का वेट होगा वो ज्यादा होगा किसके, अपवर्ड फोर्स के, और अप थ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स ही मान लेते हैं, एक्टिंग बाय द फ्लूइड एक्टिंग अपवर्ड्स, देन बॉडी सिंक। मतलब ये बॉडी के ऊपर ऐसे क्या लग रहा है, वेट लग रहा है, और इसी में क्या लग रही है, एफ लग रही है, और यदि डब्ल्यू बड़ा हुआ एफ से तो बॉडी क्या हो जाएगी, खत्म, मतलब डूब जाएगी। ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, मतलब वेट ज्यादा हुआ और बॉइंट फोर्स कम हुई तो बॉडी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। सिंपल इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, आप पानी में गए और आप पानी में बिल्कुल तैरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपका वेट बहुत ज्यादा है, आप उतना फ्लूइड डिस्प्लेस ही नहीं कर रहे हैं, जितना डिस्प्लेस करेंगे उतनी अपवर्ड फोर्स मिलेगी आपको, आप फ्लूइड डिस्प्लेस ही नहीं कर रहे हैं, आपका वेट बहुत ज्यादा हो जा रहा है, आप क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, इफ वेट ऑफ द बॉडी, यदि बॉडी का वेट इक्वल होगा टू दी अप थ्रस्ट, और weight of the body up thrust or weight of the body is just balanced by the up thrust, then body floats fully immersed। क्या बोल रहे हैं, जब बॉडी का वेट, जो हम अभी वाली केस देखे, जो जिसको हम डिराइव किया उसी केस में, यदि बॉडी का वेट किसके बराबर होगा, अप थ्रस्ट के बराबर होगा, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, बॉडी क्या होगी, फ्लोट करेगी, मगर फुल्ली इमर्स, मतलब अंदर पूरा डूब के फ्लोट करेगी। जब क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि मैं एक फ्लूइड ले लूं, सेकेंड वाले पॉइंट का मतलब क्या है कि जब एक बॉडी फ्लूइड के अंदर है, ये क्या है, हमारा फ्री सरफेस, ये है हमारा वाटर का फ्री सरफेस, इसके अंदर एक बॉडी, ठीक है, इस बॉडी के सेंटर में क्या लग रहा है, डब्ल्यू लग रहा है, और इतना ही ये फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी, तो इसके नीचे में क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, और दोनों बराबर है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है, एफ है। इसका मतलब जितना वेट है बॉडी का उतना ही क्या है, बोइंट फोर्स उसको मिल रही है। तो इस केस में ये बॉडी क्या होगी, यहीं रुके रहेगी, ना ही वो डूबेगी ना ही जाएगी। इसका मतलब ना, ये बॉडी को मैं जितना जितना अंदर ले जाके रख दूं ना, ऐसे ऐसे, तो वो वहीं रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी। ये सेकंड केस था, और इसी को मान के हमने क्या किया, अपना डेरिवेशन प्रूफ किया। थर्ड केस देखते हैं, तो वो क्या होगा, तीनों चीजों के लिए लागू रहेगा। थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस में कैसे तैरेगी। इफ वेट ऑफ द बॉडी, यदि बॉडी का वजन कम होगा, देन दी अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स मतलब जो पानी फोर्स दे रहा है उससे बॉडी का वजन कम होगा, देन द बॉडी फ्लोट्स पार्शियली इमर्स। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, बोट के बारे में, या हम लकड़ी की बोट देखें, हल्की रहती है लकड़ी, ठीक है, उसको हम ऐसे करके लकड़ी की बोट बनाते हैं, उसको हम पानी में रख दिए ना, तो उसका जितना वजन नहीं है ना, वो उससे ज्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस कर देती है, तो क्या हो जाती है, वो तैरने लग जाती है। सिंपल सी, मतलब उसका वजन ही नहीं है इतना ज्यादा, और अपने वजन से वो ज्यादा तो फ्लूइड डिस्प्लेस कर दे रही है अपने शेप के कारण, ठीक है, तो इसी कारण क्या होगा, वो बोट क्या हो जाती है, तैरने लग जाती है। तो यही बोल रहा है, यदि बॉडी का वेट कम रहा और पानी बहुत ज्यादा उसको अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, तो बॉडी तो तैरेगी, ऊपर चले जाएगी सीधा। तो ये क्या है, 3 केसेस, और यही क्या है, इन तीनों केसेस की क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, आगे पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ
इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज Vs, यदि किसी बॉडी की टोटल वॉल्यूम क्या होती है, Vs होती है, एंड Vp ऑफ इट्स सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड, पूरे बॉडी की वॉल्यूम क्या है, Vs, और उसका Vp जो पार्ट है, एक वॉल्यूम का हिस्सा है जो क्या है, फ्लूइड में सबमर्ज्ड है, देन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में मतलब जब वो ऐसे एकदम इक्विलिब्रियम में रहेगी, ना ही डूबेगी ना ही ऊपर जाएगी, ऊपर फ्री सरफेस में ही है तो ही, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, मतलब वेट मतलब क्या होता है, हमारा वेट होता है, इसका मतलब mg, और m को मैं क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी लिख सकता हूं, बिल्कुल, तो वही बोल रहे हैं, वेट का मतलब क्या होगा, यही, तो जब क्या है, किसी बॉडी का टोटल वॉल्यूम है Vs, और उसका एक कुछ वॉल्यूम का पार्ट Vp क्या है, सबमर्ज्ड है पानी के अंदर, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, रो Vs रो एस जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vp रो एल जी, मतलब क्या हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। रो Vs क्या है, पूरे बॉडी का वॉल्यूम है, रो एस मतलब पूरे बॉडी का क्या, रो एस मतलब क्या है, हमारे पूरे बॉडी की डेंसिटी इंटू जी इक्वल टू Vp, Vp मतलब कितना पार्ट, कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है, इंटू रो एल क्या है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, कितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा, जितना बॉडी है, तो यहां पे जो रो एल है ना, ये डेंसिटी है किसकी, लिक्विड की डेंसिटी है, इंटू जी, तो इस इक्वेशन में यही देखना है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड जब आप लिखेंगे ना, तो यहां पे क्या है, जो डेंसिटी डालेंगे वो आप लिक्विड की डालेंगे, बॉडी की डेंसिटी नहीं डालना है, वो तो पूरा जब बॉडी लेंगे तब, जितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है उस केस में हम यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी डालते हैं, ठीक है, तो बॉडी, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, जितना बॉडी का टोटल वॉल्यूम, बॉडी का टोटल वॉल्यूम, बॉडी की डेंसिटी, जी तो मल्टीप्लाई हो गई, वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं, फिर बॉडी का Vp वाला वॉल्यूम, मतलब जितना वॉल्यूम पानी के अंदर है, इंटू रो एल, ये क्या है, जिस लिक्विड के अंदर है उसकी डेंसिटी, और जी तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो ही रहा है, ठीक है, वेयर रो एस एंड रो एल आर द डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड फ्लूइड रेस्पेक्टिवली, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, जी हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, Vp को ऐसे ही रहने दिया, Vs को उसके नीचे दे दिया, तो Vp बाई Vs इक्वल टू रो एस वैसे ही रहा, और रो एल को उसको नीचे दे दिया, तो क्या हो जाएगा, रो एस बाई मतलब सॉलिड का रो एल और लिक्विड का रो एल, यहां से क्या मिल सकता है, हमें इक्वेशन मिल सकती है, मतलब यदि हमें वॉल्यूम पता है बॉडी का और कितना पोर्शन सबमर्ज्ड है ये पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक की डेंसिटी पता है तो हम किसी अगले की डेंसिटी निकाल सकते हैं, मतलब बॉडी को देख के कि वो कितना तैर रही है, कितना वॉल्यूम अंदर है, टोटल वॉल्यूम कितना है, हमें बॉडी की डेंसिटी पता है तो हम क्या कर पाएंगे, लिक्विड की डेंसिटी निकाल सकते हैं, या हमें लिक्विड की डेंसिटी पता है तो हम क्या कर सकते हैं, बॉडी की डेंसिटी निकाल सकते हैं, कि वो इतना तैर रही है तो हम बता सकते हैं कि क्या डेंसिटी होगी इस इक्वेशन से, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो इससे क्या होगा, हमें और अच्छे से आइडिया होगा। क्या बोल रहा है, अ टैंक कंटेनिंग वाटर एंड मर्क्यूरी, एक टैंक में क्या है, वाटर है और क्या है, मर्क्यूरी है, एंड आयरन क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर, एक आयरन क्यूब जिसकी एज क्या है, मतलब एक साइड कितना है, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, इज इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन द फिगर, फिगर में है, मैं आपको दिखाता हूं फिगर में बना के, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द क्यूब इनसाइड द मर्क्यूरी गिवन डेंसिटी ऑफ द आयरन 710 to the power 3 kg per meter क्यूब, मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी दी है, 13.6 इंटू 10 to the power -3 kg per meter क्यूब, ठीक है, तो एक बॉडी है वो क्या है, यदि मैं यहां पे एक कंटेनर लूं, इस कंटेनर में क्या है, 2 ढोक लिक्विड भरे हुए हैं अलग अलग लेवल में, और उसके अंदर क्या है, एक हमारा आयरन क्यूब है, ये हो गया हमारा एक आयरन क्यूब जिसकी एक साइड दी है, ठीक है, शेप आप समझना, जिसकी एक साइड दी है, वो एक साइड का साइज कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्या है, डायग्राम में कैसे शोन है कि ये आधा क्या है, आधा मर्क्यूरी के अंदर है, ये यदि बॉडी को मैं एकदम बीच से देखूं तो ये बॉडी आधी क्या है, आधी ना पूरी मर्क्यूरी के अंदर है, मतलब नीचे वाला पोर्शन क्या है, पूरा मर्क्यूरी है, और ऊपर वाले हिस्से में क्या होगा, वाटर है, ऑब्वियस ही बात है, मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा है, तो जब मैं दोनों को भरूंगा तो एक चीज नीचे सेटल हो जाएगी, भारी चीज, और उसके बाद इसमें बॉडी ऐसी कंडीशन में फंसी हुई या इस बॉडी ऐसी कंडीशन में पड़े, तो आधे पोर्शन में क्या है, मर्क्यूरी,
और आधे वाले पोर्शन ऊपर में क्या है, वाटर है, यहां पे जस्ट हाफ पोर्शन ऊपर में बॉडी के। पूरा ऊपर तक फील्ड है इसमें वाटर, ग्रीन रंग से, ठीक है। आधा मर्क्यूरी, आधा वाटर, आधा मर्क्यूरी इस बॉडी में फील्ड है। बॉडी की क्या दी हुई है, हमें साइड दी हुई है, और हमें बोला है निकालो कि कितना फ्रैक्शन, जो क्यूब का कितना फ्रैक्शन मर्क्यूरी के अंदर होगा। फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज में निकालना है, और हमें क्या दिया है, बॉडी का बस एक एज दिया है, ये बोल दिया है कि बॉडी क्या है, क्यूब है, क्यूब है बॉडी, हमें बोला है कि बॉडी क्या है, क्यूब है, और एक साइड दे दिया है उसका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इसमें कि कितना पोर्शन वाटर के अंदर होगा। और कुछ हमें दिया है कि यहाँ पे, और कोई भी हमें डाटा नहीं दिया है, कितना पोर्शन अंदर होगा वो चीज। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये क्या है हमारा, Hg, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, मर्क्यूरी है, और ऊपर वाला पोर्शन क्या है हमारा, वाटर, बीच वाला क्या है हमारा, आयरन क्यूब, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है कि वो बॉडी क्या है ना, आधा आधा डूबी हुई है दोनों में, तो मैं ना एक पोर्शन को ना y ले लेता हूं। किसको एज्यूम करता हूं, जितना पोर्शन ये मर्क्यूरी में है उतने पोर्शन की हाइट को मैं, एक साइड को मैं मान लेता हूं y। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, जितना पोर्शन इस आयरन क्यूब का मर्क्यूरी के अंदर है उसको हम क्या ले रहे हैं, y से हम क्या कर रहे हैं, डिनोट कर ले रहे हैं, ताकि हमें क्या, हम एक बस एक वो ले रहे हैं, रिफरेंस ले रहे हैं जितना उसके मर्क्यूरी के अंदर, ठीक है। उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हम लेंथ निकाल पाएंगे और उसी से हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। एक ही वैल्यू हमें बस गिवन है क्वेश्चन में, क्या वो है L। L हमें गिवन है, जो कितना है, 6 सेंटीमीटर गिवन है, इसका मतलब 6 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये आयरन क्यूब दो लिक्विड के अंदर है, तो दोनों लिक्विड के हिसाब से हम क्या करेंगे, बॉइंड फोर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे। दोनों लिक्विड इसके ऊपर बॉइंड फोर्स लगा रहे होंगे, तो हम एक एक लिक्विड की क्या करेंगे, बॉइंड फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसकी कैलकुलेट करें, फर्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं Hg, B1 एक मैं नेम दे दिया, बॉइंड फोर्स निकाल रहा हूं, और अभी किसकी निकाल रहा हूं, Hg की निकाल रहा हूं, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, रो जी ए एच, मतलब जितना उसके अंदर लिक्विड उसका अंदर डिस्प्लेस्ड है वही होगा उसका फॉर्मूला, रो जी ए एच। ए एच क्या है, वॉल्यूम, रो जी क्या है मेरा, रो ए एच वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम के साथ मैं रो अप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मास बन जाएगा, और mg, जितना पोर्शन अंदर है उसका mg में ले रहा हूं, मतलब बॉइंड फोर्स कितनी होती है, जितना उस बॉडी का वेट फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, जितना उस बॉडी डिस्प्लेस करेगी अपने वेट के कारण, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिया, ये फॉर्मूला एक प्रकार के mg का ही फॉर्मूला है, ठीक है। बस यहां पे क्या होगा कि मैं जब h रखूंगा ना, तो मैं वो बस y वाले पोर्शन पे रखूंगा, ठीक है। वैल्यू पुट करता हूं यहां पे मैं, मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी दी है, 13.6 इंटू 1000, ठीक है। उसके बाद जी हम क्या लेके सॉल्व कर रहे हैं, 9.8 ले लेते हैं सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं, 9.8 इंटू, अब ये यहां पे क्या डालना है मेरे को, एरिया डालना है। तो एरिया मेरे को कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। मीटर में लिखूंगा तो 6 × 10⁻² मीटर, या मैं इसको लिख सकता हूं 0.06 मीटर भी लिख सकता हूं। तो एरिया क्या हो जाएगा, 0.06 का स्क्वायर। अभी सिर्फ मैं मर्क्यूरी के कारण बॉइंड फोर्स निकाल रहा हूं, 0.06 का स्क्वायर, और उसके साथ ही साथ क्या हो जाएगा, एक हमारा क्या वेरिएबल आएगा, एरिया निकल गया। अब उसकी हाइट कितना अंदर है, वो मर्क्यूरी में y अंदर है, तो यहां पे आ जाएगा y। इसको मैं सॉल्व करूंगा ना, तो मेरा B1 कितना आ जाएगा, देखते हैं, थोड़ा सा रब कर देते हैं पोर्शन, बाकी आपको कुछ नोट करना है तो आप वो करके कर ही सकते हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा B1 कितना आ जाएगा, y के टर्म में आएगा, तो B1 आ जाएगा मेरा, और ये क्या होगी, बॉइंड फोर्स जो क्या कर रहा है, मर्क्यूरी लगा रहा है, तो इसकी वैल्यू आएगी 479.80 y, 479.80 y के टर्म्स में आएगी।
ये क्या है, बुओयंट फोर्स जो मर्क्यूरी लगा रहा है इस आयरन क्यूब में, जो आयरन क्यूब वाई डिस्टेंस मर्क्यूरी के अंदर है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड चीज निकाल सकते हैं, क्या, बुओयंट फोर्स किसके कारण, वाटर के कारण, क्योंकि वाटर भी बुओयंट फोर्स अप्लाई करेगा इसमें, तो उसके कारण हम क्या करते हैं, बुओयंट फोर्स निकाल देते हैं, ठीक है। वो भी कैसे निकलेगी, सेम, जिसको हम बोल देते हैं B2, B2 कैलकुलेट करते हैं। मतलब ये क्या है, बुओयंट फोर्स किसके कारण है, वाटर के कारण, जो क्या हो रही है, आयरन क्यूब में लग रही है। क्या फॉर्मूला होगा, रो जी ए एच, एक प्रकार का वेट ही है, मतलब ए एच हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा मास, तो ये टोटल टर्म क्या बन जाएगी, mg, mg क्या हो जाएगा, वेट, और ये वेट जितना आयरन क्यूब डिस्प्लेस कर रहा है वाटर के अंदर, और कितने डिस्टेंस में है वो, 6 माइनस वाई होगा, एक वाई था, और आयरन का कितना पोर्शन वाटर के अंदर है, 6 माइनस वाई। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, तो वाटर की डेंसिटी 1000 इंटू, ठीक है, और क्या हो जाएगा, जी हम 9.80 ले रहे हैं, 9.8, एरिया कितना है इसका, 0.06 का स्क्वायर, ठीक है। अब हाइट देखते हैं, तो हाइट कितनी होगी, 6 माइनस वाई होगी यहाँ पे हाइट, और क्या है वो, ए स्क्वायर ले लिए हैं, और ठीक है मीटर्स में ही रखते हैं, 0.06 माइनस वाई, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा B2 कितना आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, तो B2 क्या आएगा, एक नॉर्मल टर्म आएगी और एक वाई के टर्म में आएगी, देखते हैं कितना आएगा, सॉल्व करके आप देख सकते हैं, 2.118 माइनस, एक यहां पे ऐसे दो टर्म है, तो ऑब्वियसली बात है एक टर्म में वाई में आएगी, 35.316 वाई। अब क्या आ गया, ये आ गई हमारी B2 की वैल्यू। B2 मतलब क्या है, बुओयंट फोर्स आयरन क्यूब में जो लग रही है वाटर के कारण, ठीक है। तो यहां पे मैं अपनी लिख लेता हूं B2 की वैल्यू, ये किसके कारण थी, Hg के कारण। B2 कितना आ जाएगा, जो किसके कारण लग रही है, वाटर के कारण लग रही है, वो दो वैल्यू आई, 2.118 माइनस 35.316 वाई, दोनों वैल्यू क्या आई है, वाई के टर्म में आई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे, फोर्स का इक्विलिब्रियम कर लेंगे, मतलब कि कैसे वो हो रही है, बैलेंस कर लेंगे फोर्स को, क्योंकि बॉडी क्या है, ऑब्वियसली बात है बॉडी वहां पे स्टेशनरी है, ना तो वो मूव कर रही है ना वो कहीं जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, फोर्स का यहां पे बैलेंस कर लेंगे, तो जब क्यूब इक्विलिब्रियम में होगा ना, तो दोनों बुओयंट फोर्स किसके बराबर होगी, W के बराबर होगी। जब ये क्यूब यहीं पे है और कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो दोनों जो बुओयंट फोर्स लग रही होगी वो उसके क्या होगी, वेट के बराबर होगी। इसका मतलब B1 प्लस B2, ये क्या है, दोनों बुओयंट फोर्सेस, एक वाटर के कारण एक मर्क्यूरी के कारण, वो किसके बराबर होगी, उसके वेट के बराबर होगी। वेट बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, mg बोल सकता हूं, mg को मैं बोल सकता हूं रो vg बोल सकता हूं, ठीक है। और वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, रो एरिया इंटू उस बॉडी की हाइट h लिख सकता हूं, और g लिख सकता हूं, सेम वही फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, h और g। बस यहां पे क्या होगा कि मैं जो डेंसिटी लूंगा ना यहाँ पे, बस वो एक ही फर्क यहाँ पे ये रहेगा, जो मैं यहाँ पे ये डेंसिटी लूंगा ना, ये डेंसिटी आयरन क्यूब की रहेगी अब, ठीक है, और किसी की नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अब हम क्या कर सकते हैं, पूरी वैल्यूज हमको पता है, यहाँ पे हम अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम पूरा रब कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, नोट करके पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। तो हम अपने इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे, क्या, B1 प्लस B2 इक्वल टू W, जो किसके बराबर होगा, W ही किसके बराबर होगा, रो जी एच ए के बराबर, वॉल्यूम mg की ही वैल्यू है एक प्रकार से, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, B1 कितना है हमारा, कितना आया था, 479 पॉइंट, कितनी कैलकुलेट करी थी हमने वैल्यू, 479.80 वाई था, प्लस, ठीक है, एक B1 की वैल्यू, दूसरी हम डालेंगे B2 की वैल्यू, जो क्या आई थी, 2.118 माइनस 35.316 वाई,
इक्वल टू, अब ये पूरे वेट वाली टर्म, तो वेट वाली टर्म में क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेंसिटी, ये जो डेंसिटी है वो किसकी होगी, आयरन की होगी, याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, आयरन की डेंसिटी पुट करेंगे 7.7 इतनी, ये क्वेश्चन में गिवन है, इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, इसका जी, हाइट कितनी है उसकी 6 सेंटीमीटर, तो 0.06 मीटर्स में डालेंगे हम उसको, ठीक है, और सीधा वॉल्यूम पुट कर दिया जा रहा है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सीधा वॉल्यूम पुट कर सकते हैं हम। ये दोनों टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, एक साथ सीधा वॉल्यूम ले सकता हूं, ये दोनों टर्म, तो मैं यहां क्या करता हूं, और वॉल्यूम के लिए क्या होगा, इसी टर्म का क्यूब, तो एरिया की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं, सीधा ऐसा हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा ओवरऑल टर्म कितना आएगा, जो y वाले टर्म है उन लोग दोनों को मैं y वाली दोनों चीजों को मैं क्या करूंगा, प्लस कर लूंगा, तो जैसे ये दोनों को मैं प्लस करूंगा कितना आएगा, 444.48 ठीक है, और ये वाली टर्म तो प्लस में रहेगी, प्लस 2.118 इक्वल टू, इधर पूरा मैं सॉल्व किया तो ये आएगा 16.299, ठीक है, मैंने एक बार कैलकुलेट करके देख चुका है, यही आंसर आएगा। अब यदि मैं यहां से y निकालूंगा, ठीक है, ये y क्या है, जो पोर्शन क्या था, मर्क्यूरी के अंदर था, तो कितना आएगा एक्सप्रेशन 16.299, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2.118 डिवाइड बाय 444.48, ये क्या आ गई हमारी y की वैल्यू, तो यहां से देखते हैं हमारा y कितना आएगा, y कितना आ जाएगा यहां से, जैसे हम सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 0.0319 मीटर, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दें तो 0.032 मीटर, ये क्या आ गई हमारे y की वैल्यू आ गई, कि इतना डिस्टेंस है 0.032 मीटर, जिसका ओरिजिनल क्या था, मतलब क्या है 3.2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे पानी के अंदर है, 6 सेंटीमीटर उसका टोटल एज था, तो इतना पानी के अंदर है। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, इक्विलिब्रियम शोन इन व्हाट इज द फ्रैक्शन, कितना परसेंटेज, मतलब क्यूब का क्या है, पानी के अंदर है, फ्रैक्शन बोल रहा है, तो हमारा y कितना आया है 0.032, ये y हमने क्या निकला, डायग्राम में हमने देखा था कि इतना पोर्शन क्या है, मर्क्यूरी के अंदर है इतना पोर्शन, तो फ्रैक्शन निकालेंगे, तो फ्रैक्शन कैसे निकल जाएगा हमारा, फ्रैक्शन ऑफ क्यूब इनसाइड मर्क्यूरी कितना हो जाएगा 0.032 y डिवाइड क्या करेंगे, ओरिजिनल वो 0.06 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे हम, फ्रैक्शन निकालने के लिए ऐसे ही करते हैं, जो वैल्यू है जितनी उसको ओरिजिनल से डिवाइड करके 100, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 53.33%, इतना क्या आ जाएगा, इतना फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, जो आयरन क्यूब का होगा, मतलब 53% आयरन क्यूब का मर्क्यूरी के अंदर में होगा, ये हमने निकाल दिया इसका आंसर, ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक तो और एग्जांपल देखते हैं, बोयेंसी और डेंसिटी से रिलेटेड वाला, क्या, व्हाट इज द प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल होता है बिहाइंड द अप एंड डाउन मोशन ऑफ अ फिश इन अ वाटर, एक जो मछली रहती है, एक फिश की बारे में बात करें तो वो क्या होती है, वाटर में साए से नीचे चली जाती है, तुरंत ऊपर आ जाती है, तो वो कैसे ऐसा कर पाती है इतने आसानी से, क्योंकि हो सकता है कि वो जब एक नॉर्मल किसी मैटर की बनी तो उसकी डेंसिटी तो कांस्टेंट होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, फिश अपनी डेंसिटी ना चेंज कर लेती है, कैसे, क्या प्रिंसिपल पे वर्क करती है, तो आंसर क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट कैन फ्लोट ऑन वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज लेस देन द वाटर, कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट कर सकता है यदि उसकी डेंसिटी क्या हो, वाटर से कम हो, वाटर से कम होगी तो वो क्या होगा, पानी में फ्लोट करने लग जाएगा। अ फिश कैन एडजस्ट इट्स डेंसिटी, एक फिश क्या करती है, अपनी डेंसिटी एडजस्ट कर लेती है बाय एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, वो अपने आप को क्या करती है, फुला लेती है या सुगड़ा देती है, ठीक है, उसके कारण क्या होती है, उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है। द फिश कैन मूव अपवर्ड, फिश
ऊपर जा सकती है बाय डिक्रीजिंग इट्स डेंसिटी, अपनी डेंसिटी को वो कम करके, जब वो अपनी डेंसिटी कम करेगी वाटर उसको क्या करेगा, बुओयंट फोर्स देने लग जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ चले जाएगी। और डाउनवर्ड जा सकती है कब, इंक्रीजिंग इट्स डेंसिटी, जब वो अपनी डेंसिटी इंक्रीज कर लेगी तो क्या होगी, वो पानी के अंदर तेजी से आने लग जाएगी। ऐसा वो कैसे करती है, उसके पास गिल्स होते हैं, तो वो क्या करती है, अपने अंदर ना ऑक्सीजन को स्टोर करने लग जाती है। ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर कर लेगी, डेंसिटी कम हो जाती है, पूरा रिलीज कर देगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे क्या करती है, फिश मूव करती है अपनी डेंसिटी को वेरी करके। तो ऑब्वियसली बात है थी, कोई भी चीज की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो वो क्या करेगी, वाटर में फ्लोट होने लग जाएगी, या कोई भी फ्लूइड के बारे में बात करें उसमें वो फ्लोट होने लग जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक नोट पॉइंट देखते हैं, यही डेंसिटी से रिलेटेड, और वाटर और आइस के बीच में रिलेशन देखते हैं। व्हेन आइस फ्लोट्स इन ए लिक्विड, मतलब जब आइस क्यूब्स रहते हैं ना, वो किसी लिक्विड में फ्लोट होगा, मतलब वाटर में, एंड कंप्लीटली मेल्ट्स, देन देयर कुड बी दी फॉलोइंग केसेस। इस टाइम में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, 3 केसेस होंगे। पहला वाला, जब आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी, ठीक है, मतलब जो आइस जिस वाटर से बना है उस वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी, या बोल सकते हैं हम उस वाटर में कुछ सॉल्यूबल होगा, तो जिस वाटर से आइस जमा है उसकी डेंसिटी यदि ज्यादा हुई पानी की डेंसिटी के मुकाबले, और वो आइस पानी में टहल रही है, उसके बाद जब वो आइस पूरी पिघलेगी तो लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा ना, राइज हो जाएगा। सेकेंड केस, यदि उस आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हुई तो इस केस में क्या हो जाएगा बताओ, लिक्विड लेवल फॉल हो जाएगा। मतलब आइस जिस भी वाटर से जमी होगी उसकी डेंसिटी कम होगी, जो वाटर में वो फ्लोट कर रही है उससे। थर्ड पॉइंट, यदि आइस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी बराबर रही ना, द लेवल ऑफ लिक्विड विल रिमेन सेम, मतलब जो पानी में लिया हूं उसी पानी की मैं बर्फ जमाया और उसी बर्फ को मैं क्या किया, पानी में डाल दिया। तो जब मैं बर्फ को पानी में डालूंगा पानी का लेवल ऊपर हो जाता है, तो जब आइस पिघल जाके पूरी वाटर बन जाएगी उस केस में लेवल क्या होगा, तो जब आइस पिघल के भी वाटर बन जाएगी ना तो भी लेवल सेम ही होगा, जितना जब मैं उसको आइस डाला था और वो उठा था उतने ही लेवल में रहेगा। ऐसा कब होगा, जब दोनों की डेंसिटी बराबर हो। यदि दोनों की डेंसिटी में चेंजेस हो गया ना तो लिक्विड लेवल राइज भी हो सकता है और फॉल भी हो सकता है, वो आइस की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि बड़ी है कि छोटी है, जिस लिक्विड में वो क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। ठीक है, ये एक केस हमारा। आगे बढ़ते हैं। अब तो ये वाले लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा सरफेस टेंशन। तो अब हम कुछ थोड़ा सा न्यू ट्राई करेंगे, टॉपिक शूट करेंगे जिसमें आपको और ज्यादा मजा आएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।